अनफॉर्चुनेट केस है क्योंकि आदमी के साथ जब कुछ होता है, पुरुषों के साथ होता है, तो लोग इसे लेते हैं कि उनको सहना चाहिए। पर एक अत्याचार अगर हो रहा है तो आखिर कहाँ तक सहेंगे उसको? तो इससे हमको यही देखना है कि अपराधी कोई भी हो सकता है, उसके लिए उसका किसी धर्म का और स्त्री या पुरुष होने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान मंजरी अग्रवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मंजरी जी। नमस्कार। नमस्कार मंजरी जी। आजकल एक केस बहुत ज्यादा चर्चा में है। अतुल सुभाष, एक एआई इंजीनियर जो कि बेंगलुरु में काम करते थे, 34 वर्ष की आयु, और जिनका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था। कोर्ट में केस था जिसके चलते वो काफी दबाव में थे और उन्होंने बड़ा लंबा एक सुसाइड नोट और एक 1.5 घंटे का लगभग वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपने साथ जो कुछ भी हुई, आप बीती, सब रिकॉर्ड की। और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इस कदम से पूरे देश को एक ऐसा झटका लगा है और सब उस पे चर्चा करने लगे हैं। हालाँकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जो मर्दों के साथ हो, उस पर ऐसे चर्चा हो। लेकिन एक नई बहस को अतुल सुभाष की मौत ने छेड़ दिया है और इसके चलते सारी पूरी महिला जाति को ही गालियाँ पड़ रही हैं। सबसे पहले तो आप इस पूरे प्रकरण को और इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो एक नई बहस छिड़ी है? हालाँकि उसके बाद कोर्ट की तरफ से भी कई सारे निर्देश आए हैं, 498 और गुज़ारे भत्ते और उसको लेकर अब अचानक से बदलाव और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? ये एक अनफॉर्चुनेट केस है क्योंकि आदमी के साथ जब कुछ होता है, पुरुषों के साथ होता है, तो लोग इसे लेते हैं कि उनको सहना चाहिए। पर एक अत्याचार अगर हो रहा है तो आखिर कहाँ तक सहेंगे उसको? ठीक है, एक समय था जब स्त्रियों के साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती थी और उन्हें विवाह में, शादी में ज़्यादा हक देने की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन वो समय 80-90 तक बीत चुका था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान जैसे सुभाष से पहले ऐसा नहीं है कि शादी से परेशान होके किसी पुरुष ने आत्महत्या नहीं की। लेकिन सुभाष का केस हाइलाइट इसलिए हुआ कि उन्होंने सबूत छोड़े। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, सारे सबूत छोड़े, डाइंग डिक्लेरेशन दिया और अपने सारे पासवर्ड्स वगैरह छोड़े, फिर लाइव किया उन्होंने और तब जाकर के उन्होंने ये कदम उठाया ताकि न्याय मिल सके। तो इससे हमको यही देखना है कि अपराधी कोई भी हो सकता है, उसके लिए उसका किसी धर्म का और स्त्री या पुरुष होने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी अपराधी है और न्याय इसलिए होना चाहिए क्योंकि सच के साथ दिया जा सके। अगर आप पहले से ही एक बायस्ड होकर के एक ऐसा लॉ बना देंगे कि अगर लड़की ने कह दिया तो आप चोर हैं या आप बलात्कारी हैं या आप दहेज लेकर के प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। इसका फिर मिसयूज़ तो लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता क्योंकि 2-4 तो किसी भी समाज में ऐसे होंगे, जो कानून से खेलना जानते हैं। फिर उनको उन वकीलों का साथ मिल जाए, सोने पे सुहागा। वो तो और चीज़ बता देंगे कि बेटा तुम खाली दहेज लगा रही हो, मैरिटल रेप भी लगा सकती हो। कानून तो आपने बनाए हैं ना, तो इस तरीके के कानून बनने ही नहीं चाहिए। गलती यहाँ पर जो समाज में है, लड़कियां हैं, वो फायदा उठा रही हैं, लेकिन दोष उनका ज्यादा है जिन्होंने फायदा उठाने के लिए कानून बना करके हाथ में दे दिया है। लो खेलो। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जिस तरह से हम इस तरह की घटनाओं के लिए सारी महिलाओं को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसी तरह जैसा कि महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, महिलाओं के साथ रेप भी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, उसी तरह से हमें पुरुषों को भी ज़िम्मेदार महिलाओं के लिए नहीं ठहरा देना चाहिए। तो ये एक सही और गलत की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, हमें इस तरह से इसको लेना चाहिए। लेकिन एक जो स्यूडो फेमिनिज़्म का जो कल्चर चला है और उस फेमिनिज़्म के नाम पर मी टू आया, उसमें आप किसी को भी उठा के 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, ये सारी एक एक हवा और एक ट्रेंड सा चलता है। उसमें बहुत सारे लोग तो आउट ऑफ द ट्रेंड और फैशन में आके ऐसे किसी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर देते। तो ये जो फेमिनिज़्म के नाम पर ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं जो वाक़ई में विक्टिम होती हैं जो महिलाएँ, उनकी भी आवाज़ दब जाती है। आप इस स्यूडो फेमिनिज़्म को किस तरह से देख रहे हैं? कहीं न कहीं फेमिनिज़्म को डिफाइन करने की आवश्यकता है कि एक एक बाउंड्री डिक्लेयर की जाए कि ये फेमिनिज्म है। किस तरह से आप इसको चाहती हैं कि किस तरह से
क्योंकि जो वाकई में जो विक्टिम है और जिन महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए, उनकी आवाज भी दब जा रही है इसके चलते। फेमिनिज्म इज मदरहुड, दैट इज व्हाट डिफाइन अस। कि मातृत्व की जो क्षमता है वो एक स्त्री है, उसका पहला गुण मां बनना है। तो वो अपने पति का भी ख्याल रखती है, ससुराल वालों का भी रखती है, बच्चों का भी रखती है। तो उसमें जो उसकी सॉफ्ट पावर, जो कोमल भावनाएं हैं, वो है उनकी सुरक्षा के लिए अगर आप कानून बना रहे हैं, अच्छी बात है। जो इतनी मातृत्व से भरी हुई लड़कियां होती हैं, उनके साथ अगर कोई कुछ कह देता है तो ज्यादा प्रतिकार नहीं करती, ठीक है, सही हो जाएगा, समय दे दो। और समय के साथ काफी सारे घाव भर जाते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी होती हैं जिनको आप देखिए, हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया है। तो हिस्ट्री बुक्स में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? सती प्रथा होती थी। अब अगर हम पूछने जाए, भैया कितनी सतियां देखी हैं आपने, कितनी लड़कियों को जिंदा जलाया गया है, तो उसके एग्जाम्पल इनको नहीं मिलेंगे। लेकिन इन्होंने एक नजीर बना दी, एक एग्जाम्पल बता दिया और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो बच्चियां ना बचपन से एक वितृष्णा से भरी होती हैं कि हम शादी करेंगे तो ये हमें जला सकते हैं, ससुराल जाएंगे तो ये हमको ताने मारेंगे, हमको जीने नहीं देंगे। तो जब वो एक्चुअली ससुराल पहुंचती हैं, तो वो इस चीज का बदला, जो उन्होंने पढ़ा हुआ होता था, जो उनकी मेंटालिटी बन चुकी है, उसका बदला वो लेने शुरू कर देती हैं, और इसके कारण वो स्यूडो फेमिनिस्ट तैयार हो जाती हैं। अगर इसमें मायके वाले और साथ दे देते हैं, जैसा कि इस निकिता के केस में हुआ, तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इसको संभालने का एक ही तरीका है कि हम अपने इंट्रिंसिक, जो हमारी नेचुरल वैल्यूज है, उनके ऊपर वापस आए। मायके वाले ज्यादा दखल ना दें। अगर ये लड़की ये सब हरकत नहीं करती तो अच्छी तरह से, पति अच्छा था, बच्चे के साथ घर में सुखी रहती, नौकर चाकर थे, का नौकरी करना चाहती तो करती, नहीं करना चाहती तो नहीं करती, उसको घर के काम के लिए भी नौकर मिले हुए थे, आराम से शांति की जिंदगी जीती। लेकिन वो जो फेमिनिज्म का कीड़ा उसको काट गया, उसने, अब क्या आपको लगता है कि वो कभी समाज में कोई उसे एक्सेप्ट करेगा? उसके जानने वालों को तो पता ही है, उससे कोई शादी नहीं करेगा, उसके बच्चे को भी इस चीज का दंश भोगना पड़ेगा। उसके बाद ये माँ और ये भाई क्या उससे बाद में पीछा नहीं छुड़ाएंगे? ये कोई इज्जत देंगे उसको? उसने क्या किया है? उसने इस फेक फेमिनिज्म के चक्कर में अपनी जड़ें काटी हैं। तो दूसरे किसी को अब दुख होगा, अब क्या उसके पीछे पुलिस नहीं आएगी, वकील नहीं? यही कानून जो कल तक उसके साथ था, अब ये कानून उसके पीछे, अबेटमेंट टू सुसाइड का उसके ऊपर केस लगेगा। वो लोग जो इसको हाय बेचारी कह करके अपने बीच में बुला रहे थे, जहां ये जाकर के अपने झूठे दुखड़े रो रही थी, वही लोग इसे दत्ता मार के भगाएंगे ना, इसकी परछाई से भी दूर भागेंगे। तो ये हर तरफ से कट करके, और सजा तो इसको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्युटली। इसकी, बिल्कुल, जी, ऐसी कोई महिला हो या ऐसा कोई पुरुष हो जो किसी के साथ भी शादी में इस तरह का अत्याचार करे, उसके ऊपर सज़ाएँ तो बनती है। लेकिन मंजरी जी, इस केस से एक बार फिर जो एक बड़ा मसला है शादी को लेकर वो चर्चा में आ गया है, वो ये शादी में गुज़ारा भत्ता या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ और मैंने बहुत वर्षों काम किया है, ट्रिपल तलाक पे मैंने काम किया है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की मैं पैरोकार हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन है। तो उसमें जो मेन और जो प्राइम हमारा मांग है वो यही है कि महिलाओं को फाइनेंशियल सिक्योरिटी महिला और बच्चों को मिलनी चाहिए। एक तरफ तो हमारे देश में भारतीय संविधान जो सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। एक समाज में तो ऐसा है कि गुज़ारे भत्ते और खर्चे के लिए इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है एक पति को कि वो अपनी जान दे देता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है और एक तरफ इतना है कि वो 10-20 हज़ार दे के महिला से ज़िंदगी भर का उससे छुटकारा पा लेता है, ना कोई उसका स्त्री धन, ना उसपे कोई मेंटेनेंस, ना कोई अलाउंस, ना बच्चे का खर्चा, कुछ नहीं। तो ये जो इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से देखती हैं और कितनी आवश्यकता आपको लगती है कि हमारे देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की है, इन सब चीज़ों के चलते हुए? जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां जिनको रात में धक्के देके घर से निकाल दिया जाता है, नमक तेज हो गया, बच्चे ने शूशू कर दी, मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातों पे जिनको तलाक दे दिया जाता, उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। उनके लिए तो मैं भी खड़ी हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी लड़कियां हैं जिनको सारे सुख दे दो, महल दे दो, उसके बावजूद भी इनको पीने के लिए तो
खून ही चाहिए, एक तरह से मैं ये कहूँगी। तो दोनों ही तरफ गड़बड़ी है, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, वहाँ पर न्याय। यहाँ पर हिंदू पुरुष को न्याय की आवश्यकता है, उसको न्याय देना चाहिए और 498 ए जैसे कानून में तत्काल गिरफ्तारी जैसे क्लॉज़ हटा देने चाहिए। हाँ, होंगे कुछ लोग जिनको वाक़ई इस कानून की ज़रूरत है, तो कानून को अबॉलिश मत कीजिए, लेकिन लड़की ने कह दिया इसके लिए जो है ससुराल वाले गलत होंगे, ये मान के चलने की भी ज़रूरत नहीं है। और पास्ट एक्सपीरियंस हर तरफ से ये भी मालूम है कि भई बहुत कम पैसे दे करके लड़कियों को निकाल दिया जाता है, वहाँ पर कठोर कानून बनाने चाहिए ताकि उनको भी सुरक्षा हो और वो अकेली नहीं आती, उनके बच्चे साथ में आते हैं। और कोई किसी के लिए बंदिश नहीं होती कि वो उनको सहारा दे और ये सब करे, तो उनके लिए शेल्टर होम्स वगैरह ठीक से बनाने चाहिए ताकि उनका ये हो। और एक गुजारिश और है, हर बार लाखों की पढ़ाई करके आपको ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार का मौका मिले। अच्छी सिलाई, बुनाई करके भी बहुत बढ़िया बुटीक्स खोल करके कमाया जा सकता है। तो हुनरमंद बनिए और अपने दम पर जीवन जिए। ये बिल्कुल, बहुत मैं बहुत आवश्यक है सेल्फ रिस्पेक्ट होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। मैंने जो मंजरी जी आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल पूछने का मेरा उद्देश्य ये था कि जब हम एक देश हैं, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर यूनिफाइड है, तो भारत में आप मंजरी हैं, मैं अंबर हूँ, इस आधार पर हमारे सिविल राइट्स अलग किस तरह हो सकते हैं? एक को तो इस हद तक अधिकार मिले हुए हैं कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा है और इस हद तक हमारे साथ ये है कि हमें बिल्कुल ही अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे मैं आपसे समझना चाह रही थी कि किस तरह से इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने की आवश्यकता है। वो लिबरल पार्टियाँ जो इस डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करती हैं और कहती हैं कि नहीं, ये तो बवाल आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मैं आपसे जानना चाह रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल जिनके था। क्रिमिनल अधिकार खत्म हो जाएंगे, उनके जिंदगी में तो बवाल आएगा, प्रलय आएगी, सब कुछ होगा। तो देखिए, ये तो हम कहते हैं। एक चीज मैं बहुत शांतिपूर्वक कहती हूँ, भैया अगर आपको इस तरह के अधिकार चाहिए तो सजाएं भी वो लीजिए जो आपकी कुरान और हदीसों में लिखी है। चोरी करने पे आपके हाथ काट दिए जाएं, ये सजा स्वीकार कर लीजिए, तो आपकी बाकी चीजें भी हम चलने देंगे। आप अगर कोई दंगा भड़काते हैं, आपकी वजह तरफ से कुछ गलत इस तरह की बयानी आती है, तो आपको जो है उस तरह की सजाएं मिले कि भाई आधा जमीन में गाड़ करके पत्थर मारे जाएं। तो ये भी या तो एक्सेप्ट कीजिए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट कर लीजिए। एक तरफ रहिए ना, आधा आप उधर ले से लेके आएंगे, वहां आपका प्रॉफिट है, आधा सजाएं आप आईपीसी से लेके आएंगे, यहाँ आपका प्रॉफिट है। ये नहीं, एक तरफ लीजिए। उसके बाद जब आप एक जब तरफ चूज कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे। यूसीसी लाने की बहुत कोशिश की जा रही है, दसियों साल हो गए, बहस चल रही है लोगों को मनाने की, लोगों को समझाने की। बहुत अच्छी चीज है। अब ट्रिपल तलाक इंस्टेंट खत्म करने से देखिए थोड़ी तो आवाज मिली 50% आबादी को। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि घरों में स्थापना होनी चाहिए कि सबको शांतिपूर्वक, ये गृहस्थी बनाई इसलिए गई है कि एक दूसरे का ख्याल रख करके प्यार से जिंदगी गुजारी जाए और बच्चों का बहुत शांति से अच्छा लालन पालन हो। इसमें अगर कोई भी कानून, चाहे वो 498 हो या तलाक हो, जो भी इसमें खलल डाल रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए ताकि किसी को भी एब्सोल्यूटली। अन्याय का अधिकार ना हो। जी। बिल्कुल, क्योंकि हम बात जस्टिस की कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो हमें इस तरह की महिलाएँ मिलती हैं, जो बिल्कुल अपने बेसिक जो राइट्स हैं, उसके लिए लड़ती हुई नज़र आती हैं। और मैंने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, जो कोर्ट जाते हैं, जिनके पास कोर्ट तक जाने के पैसे नहीं होते, वकील के पैसे देने के लिए नहीं होते, वकील की फीस। और दूसरी तरफ हमें इस तरह की महिलाएँ भी देखने के लिए मिलती हैं, जो शादी को एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की तरह देखती हैं कि कुछ दिन गुज़ारेंगी, फिर उसके बाद वो बड़ी एलिमनी का दावा करेंगी और करोड़ों रुपए हासिल करेंगी। कहीं न कहीं एक इंस्टेंट मनी का भी टूल बन गया है बहुत सारी लड़कियों के लिए शादी। और ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसको काफ़ी तेज़ी से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन उसी में हमें इस तरह के भी समंता रुथ प्रभु जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, उनकी तलाक हुई थी, उन्होंने अपनी एलिमनी को डिनाई किया था। तो इस तरह के भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो क्यों ना हमें उस तरह का बनना चाहिए रादर देन ये कि हम शादी को एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की तरह देखें या इंस्टेंट मनी की एक अपॉर्च्युनिटी बन जाए।
फॉरेन में तलाक को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको लेकर के सीरियल्स बन रहे हैं, नॉवेल्स लिखी जा रही हैं, फिल्में बन रही हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप थोड़े से भी अगर नाखुश हैं, तो तलाक ले लीजिए रादर देन अपने बीच के प्रॉब्लम्स को, गलतफहमियों को दूर करके रिश्ता बनाने की। भाई ऐसी बात तो है नहीं, दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट छोड़ करके अगर आप तलाक के ऊपर जाएंगे, तो फिर ये एक बिजनेस बन जाएगा। अगेन फेक फेमिनिज्म की बात है जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो इसमें वो लोग भी गलत हैं जो फॉलो करते हैं, वो लोग भी गलत हैं जो इसको ग्लोरीफाई करते हैं, और वो बहुत गलत है जो इसके फेवर में कानून बना देते हैं। अब आई बात की जिन लड़कियों के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। देखिए एक केस मैं थोड़ा सा सैड है बताती हूँ। यहाँ हैदराबाद में एक माधवी लता जी हैं जिन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा ये सोच के कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगी ऐसे लोगों को, लेकिन उनको जिताया नहीं। तो आपके लिए कोई काम कैसे करे, आप मौका तो दें। देखिए कुछ काम करने के लिए हाथ में अधिकारों की जरूरत पड़ती है, अगर आप वो अधिकार दे देंगी तो आप ही के फेवर में कानून आने में ज्यादा आसान है। अब किसी भी डर से या किसी प्रेजुडिस की वजह से आप वोट देने ना जाएं, या गलत व्यक्ति को वोट दे के आए, तो फिर हमारी आवाज भी और हमारी कोशिशें भी कमजोर हो जाती हैं। तो दोनों तरफ से एब्सोल्युटली। बात बनती है। हम पूरी कोशिश में भारत के प्रत्येक स्त्री को, भाई क्योंकि वो परिवार का आधार है इसलिए हम ये मान करके चलते हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको एक कोजी कंफर्टेबल घर मिलना चाहिए ताकि वो एक आ, दुनिया रच सके वहां पर। ठीक है। तो इसमें उन लोगों को भी अपना हित देखना चाहिए थोड़ा, कि भाई आदमी आएगा तो उसे कंफर्ट आप तब देंगी ना जब आप खुद कंफर्टेबल होंगी। तो इसलिए जरूरी है ऐसे लोगों को आप वोट दे करके जिताइए जो आपकी बात आगे ले जा सके। एब्सोल्युटली। लेकिन मंजरी जी, एक जो ट्रेंड या जो बदलाव भारतीय महिलाओं के अंदर हमने बड़े स्तर पर देखा है पिछले कुछ सालों में, भारतीय महिला को एक इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता था कि बड़ी शर्मीली सी, आदर्शवादी और संस्कारवादी। लेकिन कुछ हमने देखा है कि फ़िल्मों और मीडिया, सोशल मीडिया के प्रभाव में महिलाएँ इस हद तक कुछ ऐसे ट्रेंड का शिकार हो गई हैं कि कहीं न कहीं अपनी संस्कृति और अपने मूल से बिल्कुल हटकर एक अलग ही उनके ऊपर आवरण चढ़ गया है। इसका ज़िम्मेदार आप किसको मानती हैं? क्या हमारे जो परिवार में जो एक तरीका होता था, जो संस्कृति होता है उसमें बदलाव की वज़ह से ये हुआ है, या फिर फ़िल्मों में जिस तरह से महिलाओं का चित्रण किया जा रहा है और कुछ चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इस वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? हमने मीना कुमारी को बिस्तर पे गिरकर रो करके गाना गाते हुए देखा है। उसके बाद जब हमारी मम्मी कभी किसी बात से परेशान होके आती थी, तो आप किसी भी घर में लड़की को देख लीजिए, वो पहला शब्द अपनी माँ को देख के कहती, मैं शादी नहीं करूंगी। ओके, ये शुरुआत वहां से होती है। देख, हम अपने पेरेंट्स के घर में बड़े होते हैं, हमें ये मालूम है कि वहां पर भी हमारे झगड़े होते थे, और अब एब्सोल्युटली। ससुराल में है, यहाँ पर भी झगड़े होंगे। तो ऐसा नहीं कि ससुराल में आएंगे तो लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, दैट नेवर एग्जिस्ट। एक तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत पाई गई है। शादी एडजस्टमेंट होती है, रोमांस का सर्टिफिकेट नहीं होती। बल्कि लोग कहते हैं ना, रोमांस इज द फर्स्ट थिंग दैट फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो इन चीजों को रियलिटीज पे आना पड़ेगा। शादी एडजस्टमेंट का मामला है, और एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। जरूरी नहीं है कि जिससे अभी हमारी पट नहीं रही है वो व्यक्ति गलत हो, उसका नजरिया फर्क हो सकता है। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कानून जानना कि हमारे ये हक है, ये अधिकार है, मैं तलाक दे सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। समय देना होता है, धीरे धीरे रमना होता है, दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे रमता है, भले ही आप उससे पहले से जानते हो या ना जानते हो। शादी स्टार्ट पॉइंट जीरो से होती है, लव मैरिज अरेंज मैरिज डज नॉट मैटर। अब यहाँ पर जो लोग कर जाते हैं समझदारी से, अच्छी बात है, वरना हमारी फिल्मों ने, हमारी पढ़ाई ने, और सोसाइटी ने, और ये फेमिनिज्म के एक एजेंडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है परिवार तोड़वाने के लिए और लड़कियों का दिमाग खराब करने के। कि अभी क्या है, आप देखती हैं, देखिए सीइंग इज बिलीविंग। आप मॉडर्न मूवीज में क्या देखती हैं कि वो सुबह डेट पे गए, शाम को बाहर खाना खा रहे हैं, उस शराब है हाथ में, छोटे कपड़े पहने हुए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, हंसी खुशी। ऐसी लाइफ में तो नहीं होता ना।
लाइफ में आपको 10 तरह की एक टैक्सी पकड़ने के लिए भी कभी-कभी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो वो हुँ, हुँ। जद्दोजहद वैसे नहीं दिखाते। तो आप अगर एक फ़िल्मी लाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो सचमुच आईक्यू इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डू सम मेडिटेशन, नहीं, फ़िल्मी रियलिटी लाइफ। चेक की ज़रूरत है एक्चुअली। एक तरफ लड़कियों को बहुत सारे अधिकार चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे संविधान में हमें अधिकार दिए हुए, लेकिन ज़िम्मेदारी किसी को चाहिए नहीं। तो वैसे ही लड़कियों को भी अधिकार चाहिए, पर्क्स चाहिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो साथ देना होता है शादी में, एक जीवन साथी बन रहे हैं आप किसी के, तो अच्छे में, बुरे में, हर चीज़ में आपको साथी बनना होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपको निभानी है। तो सही में वो सीखना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ एक सब्र की और पेशेंस की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल इंस्टेंट नूडल के दौर में सब कुछ बहुत इंस्टेंट हो गया है। शादियाँ होती हैं और तलाक भी बड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन अब गुज़ारे भत्ते को लेकर जिस तरह से कोर्ट ने निर्देश जारी किए, क्योंकि गुज़ारे भत्ते को लेकर पुरुषों के ऊपर बड़ा प्रेशर रहा है, और अतुल के केस में भी यही हमें नज़र आया कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, आधी से ज़्यादा सैलरी उनकी चली जाती थी, उसके बावजूद भी उनके ससुराल और उनकी पत्नी पक्ष की तरफ से बड़ा प्रेशर रहता था, और बहुत सारे पैसों की माँग के लिए। अब एक ये हो गया है कि अब कुछ निर्देश जारी कर दिए जाएँगे कि सब कुछ देख समझ कर गुज़ारा भत्ता तय होगा। तो अब गुज़ारा भत्ते को लेकर जो एक नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहती हैं? कि इसकी बड़ी आवश्यकता थी, या फिर इस केस के बहाने अब मर्दों की सुनी जाएगी? इनफैक्ट अतुल के परिवार का भी ये कहना है कि एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि पुरुषों का सुनने वाला कोई भी नहीं है। पुरुषों के साथ ज्यादती भी होती है अक्सर। देखिए, मेरे हिसाब से तो महिला आयोग भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये जो वॉर बिटवीन सेक्सेस है, उसको बढ़ाते जाएंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको गुजारा भत्ता देना है तो आज 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर पत्नी है आप, तो वो पुरुष है, उसकी भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं। आपकी और आपके बच्चे की जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी वो है, आप जाकर के मायके में देखिए, जो लड़कियां ये सब करती हैं, वो ये भूल जाती हैं कि मायके में भी ज्यादा दिन इज्जत नहीं होगी, एब्सोल्युटली। ठीक है? तो एब्सोल्युटली 50% से ज़्यादा गुज़ारा भत्ता नहीं होना चाहिए, और ये एनकरेज करना चाहिए कोर्ट को कि अगर आप इतनी मॉडर्न हैं, तो कुछ जॉब वग़ैरह ढूँढिए और थोड़ा-सा अपना वो करिए। आपने शादी कर ली है और एक बच्चा पैदा कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप समाज के ऊपर और या उस व्यक्ति के ऊपर एक बोझ बन गई हैं। अब उसकी ज़िम्मेदारी हो गई है कि अगर आपको 6,000 के कपड़े खरीदने हैं, क्यों भाई कम के खरीदिए। तो ये लोग इस तरीके के कई केसेस मैंने देखे हैं कि वो ये बता रही है 40,000 से नीचे तो मेरा हो नहीं सकता, 10,000 तो मेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। नो, इतनी कभी रबिश कभी आर्ग्यूमेंट है ये। कमाकर भी इतने पैसे खर्च करें तो पता चलेगा। होंगी हम अपने पैसे से कमा के खर्च करते हैं। मंजरी जी, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। मैं आईब्रोज खुद से बनाती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे पैसा खर्च करने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। ये ज़रूरी है कि इनको एनकरेज किया जाए कि आप अपने ब्यूटी पार्लर और ये सब जैसे खर्चे वो हैं। हाँ, मकान का किराया है तो ठीक-ठाक मकान, ये वैसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है शहर के सबसे महँगे इलाके में जाकर के मकान लें। ज़रा रीज़नेबल चीज़ें देखनी चाहिए। एक अ, तलाक के बाद आपका स्टेटस शादी से बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आई थिंक सो एक ये पॉइंट ज़रूर लगना चाहिए कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा था ठीक है, वहाँ पर पढ़ता रहे, बच्चे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पर लेडी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई ठोस वजह नहीं है तलाक की, जस्ट बिकॉज़ आपका मन नहीं मिल रहा है, नाउ दैट इज़ एब्सोल्यूट रबिश आर्गुमेंट। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई एलिमनी दी ही नहीं जानी चाहिए कि मूड स्विंग्स के ऊपर तलाक नहीं होते हैं। एडजस्ट कीजिए, शादी है और बच्चे को माता-पिता दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि इधर से पैसे ले लिए और फिर पिता को बच्चे से मिलने नहीं दिया। ये सब जो लड़कियां करती हैं, उनको एलुमनी देनी ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो, थोड़ा कम आपसे पटी, लेकिन वो बच्चे का पिता है। उसको वो एलिमनी तभी देगा जब वो जाकर के बच्चे से मिलेगा और ये सब करेगा। आप क्या लेकिन दुर्दशा करें, बिल्कुल, मंजरी ये जी, जो देखना हमारे जरूरी समाज में पहले ना तलाक़ें बिल्कुल नहीं होती थी, महिलाएँ, लड़कियाँ बड़ा एडजस्ट किया करती थी शादियों में। हमने अपने आस-पास देखा है, इसी तरह से भारतीय महिलाएँ शादियों को निभाती आई हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि
अगले दिन, हफ्ते भर बाद, महीने बाद, साल भर बाद इतनी जल्दी तलाक़ें हो जाती हैं और तलाक़ों का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह आप क्या देख रही हैं? क्या ये कि अपने अधिकारों की अवेयरनेस है इस वजह से या इसके और भी कुछ आप कारण समझ पा रही हैं? 2 वजह है, एक तो दिमाग खराब है, सीरियसली। मैं इसको अधिकारों का अवेयरनेस नहीं मानती और दूसरा ये है कि पुराने ज़माने में क्या पुरुष एडजस्ट नहीं करते थे? बिल्कुल। अगर आप शादी करते हैं तो आपको भी बदलना पड़ता है, महिला हो या पुरुष हो। तो आपने ये मान लिया कि महिलाएँ एडजस्ट करती हैं तो पुरुष भी एडजस्ट करते हैं। अगर भई देखिए हमारे यहाँ तरीका क्या होता है, वाइफ ने कोई गलती की ना तो हस्बैंड को कोने में बुला करके डाँटते हैं। तो बेचारा आपके हिस्से की डाँट भी खा रहा होता है। हर चीज़ जो है सीधे लड़की को जाके नहीं कहते हैं और स्पेशली शुरू-शुरू में तो उसका भी दिमाग चकराया हुआ होता है, इसका भी दिमाग चकराया होता है। समय देना चाहिए शादी को, एडजस्ट करने की दोनों को कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ कुछ ऐसे मरने-मारने जैसी केस नहीं है या इतनी मेंटल प्रताड़ना नहीं है, जस्ट छोटी-मोटी बातें वो तो जीवन भर चलेंगी। आप मायके में चली जाइए, वहाँ भी चलेंगी, ऑफ़िस में चले जाइए, वहाँ भी चलेंगी, कुछ काम करने निकलिए, वहाँ भी चलेंगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी, ना आप दुनिया के हिसाब से चल सकते हैं। एडजस्टमेंट इज़ द की टू एवरीथिंग। तो ये करना चाहिए और ये जो 1-1 महीने में सींग निकाल कर के चले आते हैं, ऐसे लोगों को तो मेरे ख्या हिसाब से बिल्कुल भी एलिमनी वगैरह कुछ नहीं मिलनी चाहिए, तो ये जाके दोबारा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी। तो ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए, शादी जहाँ तक है, चलाई जानी चाहिए। अगर एब्सोल्यूटली कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है या बिल्कुल ब्रोकन मेंटालिटी वाला केस आता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, आप तोड़ लीजिए। लेकिन इसको एक डिवोर्स को एक नॉर्म बना देना, ये गलत बात है। एब्सोल्युटली बिल्कुल क्योंकि हम किसी भी तरह की जो ज़्यादती है या कोई उत्पीड़न है शादी में उसके बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं, हम तो खुद उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उस के नाम पर आप किसी और का उत्पीड़न ना कर दें ये भी बहुत आवश्यक है और हम उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें कि हम अपने अधिकार की आवाज़ इस कदर बुलंद करेंगे दूसरे का के दिमाग की रग ही फाड़ दें। ये बड़ा अजीब-सा ट्रेंड है लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम जब समान अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे अधिकारों का दायरा यहाँ तक है और उस बाउंड्री को हमें क्रॉस नहीं करना है। और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे आस-पास महिलाओं ने बहुत सारी, सब नहीं क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ आज भी अन्याय होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने उस बाउंड्री को क्रॉस किया है जिसकी वजह से अतुल सुभाष जैसे हमें केसेस देखने के लिए मिलते हैं। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।